हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह। लास्ट वीडियो में हमारा लेसन चल रहा है विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमने आपको बताया कि विदेशी विनिमय दर यानी रेट का मतलब है कि जिस रेट पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से खरीदा बेचा जाता है, विनिमय किया जाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि $1 अगर 75 रुपए का है तो इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच की दर है $1 बराबर 75 रुपए। यानी भारत को $1 अगर खरीदना है तो 75 रुपए देने पड़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि विदेशी विनिमय दर के कई स्रोत हैं, मांग के पूर्ति के स्रोत हैं। संबंध आपको बताया कि विदेशी विनिमय की कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, पूर्ति में सीधा संबंध है। आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये विदेशी विनिमय दर निर्धारित कैसे होती है। कुल मिलाकर विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के 3 तरीके हैं, या कहिए कि 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 प्रणालियां हैं। 3 प्रणालियों में पहली प्रणाली का नाम है स्थिर विनिमय दर व्यवस्था या प्रणाली, दूसरी है लोचशील विनिमय दर व्यवस्था या प्रणाली, और तीसरी है प्रबंधित तरलशीलता व्यवस्था। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए। तीनों में ही पेपर में आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तीसरी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, हम आपको बताएंगे। तो आज अभी इस वीडियो में हम आज इन तीनों प्रणालियों पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था। नाम से जाइए, स्थिर विनिमय दर। देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो स्थिर विनिमय दर व्यवस्था आज की वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में होती नहीं है, लेकिन पहले यही होती थी। बहुत शुरू में 1880 से लेकर 1914, हम उसे स्वर्णमान व्यवस्था कहते हैं। वहां पर विनिमय दर को देश सोने के हिसाब से तय करते थे। यानी कि 1880 का एक टाइम अगर हम लें, 1880 से 1914 स्वर्णमान व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर को सोने के भार के हिसाब से तय किया जाता था। सरकार या केंद्रीय बैंक करता है। तो स्थिर विनिमय दर व्यवस्था क्या है, मैं आपको बताता हूं कि स्थिर विनिमय दर वो व्यवस्था है जिसमें विदेशी करेंसी का जो रेट है, एक देश अपनी करेंसी को दूसरे देश के साथ सोने के भार के रूप में घोषित करता है, सोने से कंपेयर करता है। धीरे धीरे सोने का सिस्टम खत्म हुआ तो फिर अन्य देश से तय होता, लेकिन करती कौन था? सरकार या केंद्रीय बैंक। अब सरकार ने जो रेट तय किया वो फिक्स हो जाता था। फिक्स होने का मतलब क्या है कि लंबे समय तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि केंद्रीय बैंक या सरकार एक विदेशी विनिमय दर को तय कर देती है और वही रेट हमेशा चलता है, ना वो कम होता है ना वो ज्यादा होता है, लंबे समय तक एक ही रेट रहता है। यानी ये वो व्यवस्था है जिसमें विदेशी विनिमय को लिखा है, इसमें विनिमय दर का निर्धारण सरकार सोने के भार या किसी अन्य करेंसी के रूप में करती है। समझिए कैसे होता है ये रेट सोने के भार के रूप में। भारत ने तय किया कि हमारा 1 रुपया 2 ग्राम सोने के बराबर है। हमारा 1 रुपया 2 ग्राम सोने के बराबर है, भारत ने तय किया। अमेरिका ने तय किया कि हमारा $1 10 ग्राम सोने के बराबर है। सोचिए, समझिए, भारत के हिसाब से 1 रुपया 2 ग्राम का है सोने का, और अमेरिका का $1 10 ग्राम सोने का। सीधा सा हिसाब लगाइए। इसका मतलब यह है कि अगर भारत को $1 लेना है तो उसे 10/2 10/2 5 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, विनिमय दर जैसे 1 रुपये 2 ग्राम सोना, $1 10 ग्राम सोना, तो विनिमय दर बैठती है 10/2 = 5 रुपए, यानी $1 5 रुपए का। यानी भारत को अगर $1 लेना है तो उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये जो रेट है वो फिक्स हो जाता है,
यानी इस रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया है स्थिर विनिमय दर। सरकार एक रेट तय करेगी, हम समझेंगे कि इसके गुण क्या रहे, दोष क्या रहे, तो ये पूरी प्रक्रिया हमें समझ में आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्थिर विनिमय दर जो है, गुण क्या है? वैसे देखा जाए गुण आपको बहुत अच्छे नजर आएंगे। रेट फिक्स हो गया विदेशी विनिमय का, इससे निर्यात आयात बढ़ता है। क्यों? निर्यातकों को डर नहीं है कि रेट कम ज्यादा होगा, आयातकों को डर नहीं है कि रेट कम ज्यादा होगा। फिक्स रेट पर व्यापार को बढ़ावा मिलता है, देश का व्यापार बढ़ता है। क्योंकि आप समझिए, व्यापार का रेट, विदेशी विनिमय का रेट फिक्स है। अनिश्चितता में क्या होता है? रेट बढ़ जाएंगे, व्यापार रुकता है। कई बार लगता है रेट बढ़ेंगे, अभी निर्यात नहीं करना, आयात नहीं करना, लेकिन फिक्स रेट है तो निश्चितता जो है, अनिश्चितता जो है वो नहीं है, इसलिए व्यापार बढ़ता है। खास बात यह है। दूसरा, रेट फिक्स है, कभी हानि का डर नहीं। देखो होता क्या है, अगर रेट ऊपर नीचे हो तो हानि है। आपने एक ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर आने से पहले पहले रेट डाउन हो गया तो नुकसान हो सकता है, कई बार बढ़ भी जाता है, तो पूंजीगत हानि हो सकती है। लेकिन जब रेट फिक्स है तो किसी हानि का डर नहीं है व्यापारी को, इससे भी व्यापार बढ़ता है। तो फिक्स रेट निर्यात आयात बढ़ाने में मदद करता है। आयातक निर्यातक जो है निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई हानि का डर भी नहीं होता। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसकी खासियत है वो ये कि इसमें सट्टेबाजी नहीं होती। रेट अप डाउन तो होना नहीं है कि सस्ता है खरीद लो, महंगा है बेच दो, ऐसा कुछ नहीं होना है। आप अभी पढ़ोगे दूसरी व्यवस्था में सबसे बड़ी कमजोरी है सट्टेबाजी, इसमें कोई सट्टेबाजी नहीं है क्योंकि रेट फिक्स है। ये इसकी एक बड़ी खासियत है। और रेट फिक्स है इसलिए देश की पूंजी भी बाहर नहीं जाती है, वहीं रहती है। जितना पैसा क्यों जाएगी बाहर? रेट फिक्स है, जब जितनी लेनी है ले लो। तो गुण बहुत अच्छे हैं, व्यापार को फायदा देते हैं, हानि का कोई डर नहीं, कोई सट्टेबाजी नहीं। लेकिन दोष भी है। दोष क्या है? दोष की स्टोरी ये है कि अगर रेट फिक्स है तो ये आज की व्यवस्था नहीं, आज की व्यवस्था है स्वतंत्र व्यवस्था, जहां ऑटोमेटिकली सब कुछ हो, ये उसके प्रतिकूल है। हम दोष में बात करते हैं कि ये स्वतंत्र बाजार के प्रतिकूल है, सूट नहीं करती आज के टाइम के साथ। हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, फिक्स रेट को कोई नहीं चाहता है, बदलना चाहिए जरूरत के हिसाब से। और एक बड़ा दोष जो आपको समझने की बात है वो ये कि इसमें अति मूल्यन या अल्प मूल्यन की समस्या आती है। अति मूल्यन, अल्प मूल्यन, ये क्या है? अति मूल्यन, अब सरकार ने रेट तय किया, रेट होना चाहिए 50 रुपए, सरकार रख देती है 60 रुपए। ठीक है, होना चाहिए 50, रख दिए 60, अति मूल्यन। होना चाहिए 50, रख दिए 40, अल्प मूल्यन। दोनों से व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता। रेट वो होना चाहिए जो पूरे बाजार को सूट करे। अब सरकार तो मर्जी से तय कर रही है, उसका कोई बेस है नहीं, तो कई बार वो रेट जितना होना चाहिए उससे ऊंचा है, अति मूल्यन, जितना होना चाहिए उससे कम है, अल्प मूल्यन। तो अति मूल्यन और अल्प मूल्यन की समस्या है इस व्यवस्था की। और सबसे बड़ा एक और दो दोष है वो ये कि सरकार रेट तय तो करती है, लेकिन क्या रेट तय करे, कैसे निश्चित करे कि इतना रेट होना चाहिए। मतलब ये कि संतुलित रेट क्या हो, इसे निश्चित करना बड़ा मुश्किल है। तो मर्जी से हो गया, जितना रेट तय करना है कर दिया। तो इसकी कमियां हैं कि आज की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, संतुलित रेट नहीं होता है, अति मूल्यन अल्प मूल्यन की समस्या है। गुण भी अच्छे हैं लेकिन दोष भी हैं। तो ये है स्थिर विनिमय दर व्यवस्था। तो स्टूडेंट देखिए, एक व्यवस्था हमने पूरी की है, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था। अब हम बात करते हैं दूसरी व्यवस्था पर, लोचशील विनिमय दर व्यवस्था। लोचशील विनिमय दर व्यवस्था को नम्य भी कहते हैं, लचीली भी कहते हैं, यानी नम्य व्यवस्था या लचीली व्यवस्था, नाम से क्लियर है, जिसमें विनिमय दर बदलती रहती है। आप तो रोज यही पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, आज विनिमय दर, न्यूज़पेपर क्या इंटरनेट पर देखिए अभी खोलकर, रेट इतना बढ़ गया, इतना घट गया। ठीक है, नम्य नरम है, बदलती रहती है। स्थिर में आपने क्या पढ़ा? स्थिर रहती है, उसे सरकार तय करती है। ये लचीली है। ये लचीली क्यों है? आमतौर पर आज के टाइम पर हर चीज का रेट ऊपर नीचे होता है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो वस्तुएं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, पेट्रोल हो।
सबके रेट मांग और पूर्ति से तय होते हैं। लचीली विनिमय दर व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें विदेशी विनिमय का रेट विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति से तय होता है। मांग और पूर्ति बदलते रहते हैं, इसलिए रेट भी बदलता रहता है। इसके बारे में अभी हम आगे के क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण अगर मांग और पूर्ति से हो रहा है तो वो है लचीली व्यवस्था। अब मांग और पूर्ति तो हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए विनिमय दर भी हमेशा बदलती रहती है। इसलिए हर पल हर मिनट विनिमय दर बदलती है। अखबार में हम रोज पढ़ते हैं रेट ये हो गया, अब नेट पर देखिए तो थोड़ी देर में देखोगे आप ये हो गया। तो बदलते रहने की वजह से इसका नाम है लोचशील विनिमय दर व्यवस्था। अब आप यहां पर स्थिर विनिमय दर और लोचशील का अंतर याद रखिए। स्थिर विनिमय दर में रेट सरकार तय कर रही है सोने के भार के हिसाब से। लोचशील विनिमय दर में विनिमय दर तय हो रही है मांग और पूर्ति से। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी उसमें सरकार का मुख्य रोल है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो ये क्योंकि बदलती रहती है, लेकिन चूंकि ये बदलती रहती है इसीलिए इसका नाम है लचीली व्यवस्था। तो लचीली व्यवस्था के गुणों पर चलते हैं। अब हम लचीली व्यवस्था है तो आप समझिए, अब ना अति मूल्यन की समस्या ना अल्प मूल्यन। आपको मैंने बताया अभी कि ऊंचा रेट तय होगा, अब ये तो बाजार का रेट है, तो यहां ना अल्प मूल्यन की समस्या है ना अति मूल्यन की समस्या है। जो रेट है वो बाजार का रेट है, ना वो कम है ना वो ज्यादा है। कोई ये नहीं कहेगा ये ऊंचा है, तो बाजार ने तय किया है, मांग और पूर्ति ने तय किया, ना वो ज्यादा है और ना वो कम है। सबसे नंबर जो दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एमसीक्यू में भी ये खास पॉइंट आए, ये पॉइंट आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। मांग और पूर्ति से जो तय होता है वो संसाधनों का कुशल आवंटन माना जाता है। क्योंकि मांग और पूर्ति से जो तय हो रहा है वो अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से, इसलिए माना यह जाता है कि इससे संसाधनों का, देश की साधनों का सही बंटवारा आवंटन है। विदेशी विनिमय दर सही तरीके से तय हुई है और उसका यूज सही होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में कुशलता आती है। देश की कुशलता हर चीज में ध्यान रखिए, जो भी मांग और पूर्ति से तय होगा वो कुशलता लाता है, वो सही बंटवारा करता है। इस विनिमय दर की सबसे बड़ी खासियत ये पॉइंट है कि ये देश के साधनों का बंटवारा मांग और पूर्ति से करता है, इसलिए वो कुशलता माना जाता है और इसलिए अर्थव्यवस्था के अंदर कुशलता बढ़ती है और उसकी विकास में भी मदद मिलती है। और तीसरी बात यह है कि अब रेट बाजार का है तो देशों को विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत नहीं। वैसे रखते हैं हर देश, लेकिन कहता यह है थ्योरी कि अगर रेट बाजार का है तो जब जरूरत होगी तब लेंगे ना, स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। गुण के रूप में देखा जाए तो आपको स्टॉक नहीं करना है, बाजार का रेट है, जो रेट बढ़ गया घट गया, अब बड़ा एक रेट लेके रख लें और बाद में घट जाए तो रोएंगे। इससे अच्छा स्टॉक क्यों करेंगे, जिस रेट पर चाहिए होगा उस रेट पर ले लेंगे जब सूट करेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत नहीं है, सर्वोत्तम बंटवारा है और अति मूल्यन अल्प मूल्यन की कोई समस्या नहीं। बट इसके दोष बड़े गंभीर हैं। जो गुण थे स्थिर के वो इसके दोष हैं। सबसे बड़ा दोष आपके सामने है सट्टेबाजी। रेट ऊपर नीचे होना, सट्टेबाज कामयाब रहते हैं। सस्ता हो खरीद लिया, जैसे ही महंगा हुआ बेच दिया, कई बार खरीद कर महंगा कर दिया और बेच दिया और मार्केट पूरी गिरा दी। सट्टेबाजी चलती है इस बाजार के अंदर, ये इसकी सबसे बड़ी बुराई है। दूसरी चीज अनिश्चितता है व्यापार में। रेट ऊपर हो रहा है, व्यापार रुक रहा है, रेट नीचे जा रहा है तो रुक रहा है। अनिश्चितता से निर्यातक आयातक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्वेस्टर्स, रेट नीचे जा रहा है, इन्वेस्टर पैसा नहीं लगा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसको कुछ लग रहा है, तो व्यापार निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यापार में अनिश्चितता है, निर्यात आयात जरूरत के हिसाब से नहीं हो पाते कई बार, क्योंकि रेट लगातार बदलते रहते हैं। तो दोष के रूप में सट्टेबाजी इसकी मेन बात है। अनिश्चितता आती है, व्यापार पर, निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात को आपने पढ़ा स्थिर में कि व्यापार प्रोत्साहित होता है, यहां हतोत्साहित सा हो जाता है। कई बार ज्यादा अनिश्चितता हो तो, ज्यादा अप डाउन होंगे तो व्यापार और निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है, निर्यात आयात पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये है आज की प्रैक्टिकल व्यवस्था जो आजकल चलती है, वो ज्यादातर यही चलती है कि लोचशील व्यवस्था है। दोष हैं जरूर, लेकिन सर्वोत्तम आवंटन होता है,
इसलिए ये व्यवस्था बढ़िया है, ना अति मूल्यन अल्प मूल्यन होता है। इसलिए ये व्यवस्था आज के लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं में लोशील व्यवस्था ही पाई जाती है। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अंतिम तीसरी व्यवस्था का वर्णन करते हैं, प्रबंधित तरणशीलता। प्रबंधित तरणशीलता, इंग्लिश में नाम याद रखिए थोड़ा सा, मैनेज्ड फ्लोटिंग। सही बताऊं, आपने दो व्यवस्थाएं अभी इस वीडियो में समझी, स्थिर व्यवस्था, लचीली व्यवस्था। इसमें दो वर्ड है, प्रबंधित, प्रबंध होता है, कहीं मैनेज होता है, और तरणशीलता मतलब फ्लोट भी होता है, मतलब बदलाव भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंध भी होता है। एक्चुअली ये दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रण है। ये देखिए, हमने आपको बताया ये स्थिर और लचीली व्यवस्था का मिश्रण है। ये मिश्रण के रूप में मतलब ये है कि ये हाइब्रिड है, मिक्सचर है स्थिर और लचीली का। ये बात ध्यान रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबंधित तरणशीलता जो है वो क्या है, वो स्थिर और लचीली का मिश्रण है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूं। आजकल बहुत सारे देशों के अंदर केंद्रीय बैंक, सरकार ये चाहती है कि विदेशी विनिमय दर एक रेंज में रहे। रेंज में रहेगा मतलब क्या है, मतलब आपने स्वतंत्र बाजार व्यवस्था अपना रखी है, लचीली, फ्लोट करिए, लेकिन एक दायरे में करिए। दायरे में मतलब क्या है कि सरकार एक टारगेटेड रेट रख देती है। हमें आपको एग्जांपल से बताता हूं। सरकार ने तय किया कि हमारा विदेशी विनिमय दर, इंडिया की सरकार ने तय किया हमारा विदेशी विनिमय दर 75 रुपए के आसपास रहना चाहिए। ये एक टारगेटेड रेट है। हालांकि 75 से नीचे भी जाएगा, 75 से ऊपर भी जाएगा $1 का रेट, लेकिन सरकार की कोशिश अगर ये है कि 75 के आसपास रहे, तो वो क्या करती है, उसको कई बार उसमें इंटरफेयर करती है। वैसे तो आजादी है कि भाई आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, समझ रहे हो कि आपने देखा होगा जो मछलियां होती हैं, लोग घर में सजावट के लिए एक्वेरियम में मछलियों को रखते हैं। अब उस एक्वेरियम जितनी उसकी चौड़ाई है, मछली सिर्फ उसकी दोनों तरफ ही जाती है, रहती है बीच में ही है, कभी इधर जाएगी, रहेगी तो उसके अंदर ही। ये भी ऐसा ही रेट है जो एक बार सरकार सोचती है कि जैसे $1.75 के आसपास रहे, वो कहती है नीचे जाए तो 70 तक। मतलब एक रेट जो टारगेट रेट तय हुआ, लक्षित रेट जो तय हुआ, वो हुआ 75। हमने बताया इसमें विनिमय दर बाजार से तय होती है, लेकिन मौद्रिक अधिकारी या केंद्रीय बैंक विनिमय दर को लक्षित दर यानी टारगेटेड रेट के रखने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। एक्चुअली उन्होंने तय कर दिया 75, नीचे जाएगा 70, ऊपर जाएगा 80, हाईएस्ट। 70 से नीचे नहीं जाने देंगे, 80 से ऊपर नहीं जाने देंगे। अब ये कैसे करेगा केंद्रीय बैंक? इसके लिए केंद्रीय बैंक एक विदेशी विनिमय कोष बनाते हैं। आपको पता ही है केंद्रीय बैंक के बारे में हमने बताया है कि केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्रा का कोष होता है। इस कोष की मदद से वो इसे लक्षित दर पर ही रखेंगे। ये क्या तरीका हुआ? अब वही वाली मछलियों को कहा जाता है जब पानी में रहो, लेकिन पानी में रहने की आपकी लिमिट है, इधर से यहां तक, यहां से यहां तक। ऐसी लक्षित दर है कि आप रेट रख सकते हो 75 रुपए के आसपास, नीचे 70, ऊपर 80। तो मतलब जबरदस्ती का नियंत्रण है, हस्तक्षेप है। आप कह रहे हो आजादी दे रहे हैं कि भाई घूम लो फिर लो, लेकिन सड़क इतनी है कि उसके कोने तक जाना और इस कोने तक आना है। तो अत्यधिक हस्तक्षेप होता है इस व्यवस्था के अंदर। आजकल सब देशों में थोड़ा बहुत तो रहता है ये सरकार का हस्तक्षेप। तो इसके मतलब प्रबंध होता है, मैनेज होता है। फ्लोट है लेकिन मैनेज फ्लोट है। आजादी है, लचीलापन है, बाजार मांग पूर्ति से ही तय होगा, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर भी करती है। इसीलिए इसको एक नया नाम दिया गया है, गंदी तरणशीलता। इसका याद रखिएगा, डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं इसको। इसका नाम मैनेज फ्लोटिंग भी है, इसका नाम गंदा इसीलिए कहा गया इसको। एक तरफ आप आजादी दे रहे हो और दूसरी तरफ आप जो है इंटरफेयर भी कर रहे हो, तो इसलिए इसका नाम गंदी तरणशीलता है। चलो ये तो बात समझ में आ जाती है थ्योरिकल।
बात यह है कि अब ये 75 से 70 और 75 से 80 के बीच में रहेगा। मान लो कि ये 70 से नीचे चला जाता है तो क्या होगा? अगर 70 से नीचे जाएगा तो मतलब ये क्या होता है कि विदेशी मुद्रा की मांग नहीं है, रेट नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार, केंद्रीय बैंक अपने विदेशों की जो मुद्रा है डॉलर वो खरीदेगा, एक्चुअली स्टॉक करेगा। देखो रेट नीचे जा रहा है 75 से 70 तो सोचा था चलो चला जाए, 70 से नीचे 68 चला गया, 68 रुपए, 67 रुपए चला गया, तो सरकार खुद डॉलर खरीदती है। केंद्रीय बैंक डॉलर खरीदकर कोष में भरता है ताकि डॉलर की मांग बढ़े। सारा डॉलर जो फालतू है तभी तो रेट गिर रहा है। रेट क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसकी पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है। तो वो डॉलर खरीदेगा, लगातार डॉलर खरीदकर स्टॉक भरेगा तो अपने आप उसकी मांग बनेगी डॉलर की और रेट ऊपर आएगा और वापस वो 75 पर आएगा। सीधी सी बात है, अगर रेट लक्षित दर से नीचे चला गया तो कोष भरा जाएगा। यानी लक्षित दर से रेट अगर काफी नीचे चला जाएगा तो केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा कोष को स्टॉक करेगा, उसकी मुद्रा भरेगा, बढ़ाएगा विदेशी मुद्रा कोष। ये आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा कि अगर लक्षित दर से नीचे चला गया है रेट तो क्या करेगा केंद्रीय बैंक? विदेशी मुद्रा कोष विदेशी मुद्राओं को खरीदेगा, विदेशी मुद्रा कोष के स्टॉक में वृद्धि करेगा। मैं आपको इस बात को यहां बता देता हूं कि लक्षित दर से नीचे जाने पर लक्षित दर से नीचे जाने पर विदेशी मुद्रा कोष विदेशी मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि होगी। मतलब विदेशी मुद्रा कोष का स्टॉक भरा जाएगा। और अगर विदेशी ये जो लक्षित दर है वो ऊपर चला जाता है, अगर 80 से पार हो जाता है, 80 से पार होने का मतलब क्या है? विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, रेट बढ़ रहा है, लोगों को चाहिए, रेट बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक जो है वो विदेशी मुद्रा जो है रिलीज करेगा। अपने कोष भर रखे हैं ना उसने, उन्हें रिलीज करेगा, मतलब मार्केट में निकालेगा। अपने कोष कम करेगा, मार्केट में डॉलर बेचेगा ताकि देश के अंदर विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़े। कम हो रहा है ना, डिमांड ज्यादा है, तो अपने कोष को कम करेगा, बाजार में बेचेगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो उसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो सीधी सी बात है, जैसे नीचे जाने पर है, अगर लक्षित दर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने पर विदेशी मुद्रा की बिक्री की जाएगी। मतलब यूं कहो कि विदेशी मुद्रा कोष मुद्रा में कमी लाई जाएगी, अपने स्टॉक को केंद्रीय बैंक बेचेगा, स्टॉक कम करेगा और बाजार में विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ेगा। लक्षित दर से ऊपर जाने पर विदेशी मुद्रा का कोष बढ़ाया जाता है, मतलब विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ाया जाता है, और अगर नीचे चला जाए तो स्टॉक खरीदा जाता है, अपने कोष को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से लक्षित दर के ऊपर ही रेट को रखने की कोशिश की जाती है कि वो रेट 75 के आसपास घूमे। नीचे जाएगा तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करेगा, ऊपर जाएगा तो भी केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है गंदी तरणशीलता। तो यहां आज हम इस वीडियो में इसे रखते हैं। अगले वीडियो को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में हम इस पर आगे बात करेंगे।